नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मोदी पर कांग्रेस का हमला, कहा राफेल डील सबसे बड़ा रक्षा घोटाला। फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड से जोड़े नवाब मलिक के संबंध, मलिक बोले गिराऊंगा हाइड्रोजन बॉम्ब। बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद बोले दशरथ के पुत्र नहीं थे राम। बिहार में जहरीली शराब से मौतें, 5,000 देने गए बीजेपी अध्यक्ष को ग्रामीणों ने दौड़ाया। और जयंत ने कांग्रेस से गठबंधन को नकारा, सपा से बातचीत फाइनल दौर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और ये खबर जुड़ी हुई है राफेल डील मामले में। जिस तरीके से राफेल डील में कथित रूप से भ्रष्टाचार की खबरों को उजागर किया है फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया पार्ट ने। अभी कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये खबर का खुलासा किया है मीडिया पार्ट ने कि ईडी और सीबीआई दोनों को किस तरीके से बिचौलियों को घूस दिए गए थे, उनको भुगतान किए गए थे। इन सारी चीजों की जानकारी सीबीआई और ईडी को थी, लेकिन फिर भी सीबीआई ने न ईडी ने इसमें जांच की शुरुआत की, यानी कि जांच पर पट्टी बांध ली सीबीआई ने और ईडी ने। और इसी को लेकर आज कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और उन्होंने कहा कि देश का अभी तक का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है राफेल सौदा। साथ में उन्होंने कहा कि इसमें कमीशन खोरी हुई है, किस किस को कमीशन दिया गया है, इस पर जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। और उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई पर उन्हें भरोसा नहीं है। और फिर इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके डिटेल्स दिए। उन्होंने कहा कि बिना टेंडर के 526 करोड़ की डील का सौदा 1600 करोड़ में हो गया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा किसको कितने पैसे दिए गए हैं। सुषेण गुप्ता जिस बिचौलिए का नाम आ रहा है, तो उसको दिया गया है, उसको भुगतान किया गया है घूस का, या फिर उनकी शेल कंपनीज को। और साथ में पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि पीएम ने खुद एक क्लॉज को हटाकर इस डील को आगे बढ़ाया था, यानी कि राफेल सौदे को आगे बढ़ाया था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिली भगत को दफनाने का एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो एक बार फिर से उजागर हुआ है। साथ में पवन खेड़ा ने यह भी जमकर हमला किया और कहा कि बीजेपी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का बलिदान किया है, भारतीय वायुसेना के हितों को खतरे में डाला गया है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा, सारे डिटेल्स दिए कि किस तरीके से 4 अक्टूबर 2018 को 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, एक वरिष्ठ वकील थे, और उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हलफनामे और साथ में जो शिकायतों का जो एक दस्तावेज है वो सीबीआई को दिया था। और 23 अक्टूबर 2018 को, यानी कि कुछ ही दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो एक समिति थी उसने सीबीआई निदेशक को हटा दिया गया, यानी कि तख्ता पलट कर दिया गया और आलोक वर्मा को हटाकर एम नागेश्वर राव को लाया गया। और उन्होंने कहा कि पिछले 36 महीनों में सरकार और सीबीआई ने कोई जांच क्यों नहीं की, उसे क्यों दफनाया गया, ये सारे बड़े सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो राफेल विमान है उनकी संख्या को घटाकर 126 से 36 क्यों किया गया। अब इस मामले में ये पता चल रहा है सूत्रों से कि एन राम, यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण एक बार ये सोच रहे हैं कि एक बार फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये तो कांग्रेस का हमला था, लेकिन बीजेपी ने भी आज जमकर कांग्रेस पर हमला किया। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम है आई नीड कमीशन। और साथ में उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि ये जो घूस दिए गए थे सुषेण गुप्ता को, वो 2007 और 2012 के बीच में अगर दिया गया था तो उस समय यूपीए की सरकार थी। अब राहुल गांधी बताएं कि उनकी सरकार में इस तरीके के घूसखोरी क्यों हुई। साथ में उन्होंने ये भी कहा, तंज कसते हुए पूरे गांधी परिवार पर कहा कि राहुल, प्रियंका गांधी, सोनिया और रॉबर्ट वाड्रा इस नाम से जाने जाते हैं कि आई नीड कमीशन, यानी कि आईएनसी का जो फुल फॉर्म है आई नीड कमीशन।
साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को जितने कट्स मिल रहे थे वो उससे नाखुश थी, इसलिए राफेल डील को दफना दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है कि जाली चालान बनाए गए और उसके जरिए बिचौलियों को पेमेंट की गई, तो ये जो सारा पेमेंट है सुषेण गुप्ता को या फिर उनकी शेल कंपनियों को, ये बताया जा रहा है कि ये जो सारा पेमेंट था ये 2002 से लेकर 2006 के बीच में हुआ है। और सुषेण गुप्ता की जो शेल कंपनी है उसको 91,488 यूरोज का पेमेंट 2002 और 2006 के बीच में किया गया है। अब इसमें 2004 तक एनडीए की सरकार थी और 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। अब और जो राफेल सौदा है वो कब साइन हुआ था? 23 सितंबर 2016, यानी कि बहुत ही कुल मिलाकर एक बहुत ही टेढ़ा मामला बन गया है, जिसमें कि यूपीए और बीजेपी दोनों ही इसमें शामिल हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन क्या राफेल मामले का खुलासा, क्या उसकी सच्चाई के तह तक हम कभी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? और जिस तरीके से डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर जब बीजेपी विपक्ष में थी और लगातार सवाल खड़े करती थी, उस समय के जो रक्षा मंत्री थे मिस्टर एंटनी, और उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते थे, तो आज वही बीजेपी जब सत्ता में है तो उनसे भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस में खरीद के मामले में ऐसा लगता है कि अभी भी कोई पारदर्शिता नहीं है और बिचौलियों का एक बड़ा रोल अभी भी सामने नजर आ रहा है। अब सुषेण गुप्ता को सीबीआई क्यों बचा रही है, सरकार इन पर जांच क्यों नहीं कर रही? ये बताया जाता है कि सुषेण गुप्ता बीजेपी के बहुत करीबी माने जाते हैं, जग्गी वासुदेव जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। तो जो बड़े सवाल हैं कि जब सीबीआई को इस बात का पता था, सीबीआई के पास सारे दस्तावेज मौजूद थे, तो फिर ये जो सरकार कथित रूप से सीबीआई को निर्देशन देती है और ये कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ऐसी सरकार जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर सत्ता में आई, आज वो सरकार इस मामले में जांच से क्यों बच रही है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूं। दूसरी खबर में बात करते हैं पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बम की। अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि दिवाली के बाद वो नवाब मलिक के ऊपर एक बॉम्ब फेंकेंगे, और आज उन्होंने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि नवाब मलिक और उनके परिवार एक ऐसी कंपनी का हिस्सा थे जिसने की एक जमीन खरीदी थी मुंबई के कुर्ला इलाके में। बहुत कम दाम में ये जमीन खरीदी गई थी, जिसमें कि जाली दस्तावेज बनाए गए और ऐसी 4 लैंड डील्स हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो लैंड डील्स थी ये उन लोगों के साथ की गई थी जो कि कथित रूप से आरोपी थे मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में। इनका नाम बताया जा रहा है शाहवाली खान और सलीम इशाक पटेल। ये दोनों कॉन्विक्टेड थे मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में। तो उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने ये सवाल खड़े किए हैं कि आखिर मुंबईकर्स को जिसने मारा था उनके साथ नवाब मलिक ने डील क्यों की, और जो ये 2 आरोपी हैं उन्होंने नवाब मलिक को ये जमीन क्यों बेची। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज मेरे पास अभी आए हैं, अगर मुझे पहले पता चलता जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने इसमें जांच के आदेश दे दिए गए होते। और उन्होंने कहा है कि फिलहाल ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईडी को, सीबीआई को और एनआईए को देंगे, साथ में शरद पवार को भी देंगे। और इस तरीके के आरोप आज देवेंद्र फडणवीस में लगाए हैं। लेकिन नवाब मलिक नवाब मलिक, उन्होंने भी पीछे नहीं हटने की ठान ली है और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के जो मुखबिर हैं वो बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं। और उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा आरोप किसी ने उन पर नहीं लगाया, उनके अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। और उन्होंने साथ में ये कहा कि फडणवीस के पटाखे में कोई दम नहीं है और वो कल सुबह 10 बजे एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं फडणवीस के जो अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस हैं मैं उनको बताऊंगा और मैंने इस तरीके की जमीन कोई भी ब्लास्ट कॉन्विक्ट से नहीं खरीदी है। उन्होंने कहा था कि हम उस जमीन के पर किराएदार थे, मालिक बेचना चाहता था और हमने लेन देन उसके साथ किया जिसके पास मालिक ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। तो इस मामले में उन्होंने अपनी सफाई पेश की है, लेकिन कल वो क्या खुलासा करेंगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जो मुंबई ड्रग्स केस है इसको लेकर राजनीति जमकर हो रही है। नवाब मलिक लगातार खुलासे कर रहे हैं, उधर बीजेपी लगातार खुलासे कर रही है। तो राजनीति गर्म जरूर है,
लेकिन जिस तरीके से राजनीति में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, किस तरीके से राजनीति में केंद्रीय जांच एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ये सारी चीजें अब लोगों से छिपी नहीं हुई हैं। नवाब मलिक चाहे जो भी खुलासे करते रहे, उसमें कितना भी तथ्य हो, देवेंद्र फडणवीस चाहे कुछ भी बोलते रहे हों, लेकिन राजनीति से ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो विश्वसनीयता है और एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी जो जांच एजेंसीज है, उनसे लोगों की अब विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और ऐसे में एक जांच एजेंसी जिसको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि वो अब सवालों के इतने घेरे में आकर उलझ गई है कि लोग अब एनसीबी के नाम से भी डरने लगे हैं। और उधर जो एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़, उनके ऊपर लगातार सवालों की बौछार कर रहे हैं नवाब मलिक। उधर देवेंद्र फडणवीस उनको बचाने में लगे हुए हैं। तो समीर वानखेड़ एक मोहरा है, लेकिन किस तरीके से एक केंद्रीय जांच एजेंसी को केंद्र में रखकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जमकर राजनीति चल रही है, और क्या अब एनसीबी की आड़ में ही अब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर किया जाएगा? क्या केंद्र सरकार उसको अस्थिर करेगी, जैसा कि कथित रूप से आरोप लगाते रहते हैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के नेता की बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करती है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है? तो ये राजनीति एक बहुत ही रोचक मोड़ पर है। लगातार रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आम जनता इस समय महाराष्ट्र की त्रस्त है। और जो मुंबईकर्स के जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं, नौकरी के मुद्दे हैं, ऐसा लग रहा है वो पीछे छूट गए हैं। और इस समय पूरे महाराष्ट्र में सिवाय एनसीबी और ड्रग्स के इस समय कोई बात की चर्चा नहीं हो रही है। तो क्या ऐसी राजनीति महाराष्ट्र के लोगों को चाहिए? क्या इस तरीके की केंद्रीय जांच एजेंसी जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है, क्या उसके बल पर अब चुनाव लड़ा जाएगा? क्या ये चुनाव का मुद्दा होगा? कैसे राजनीति इस पर आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें टिकी होंगी नवाब मलिक के हाइड्रोजन बम पर, जो कि कल सुबह वो 10 बजे फोड़ेंगे। और आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर, फीडबैक भी दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं तीसरी खबर में उत्तर प्रदेश चुनाव की, जहां पर आपने देखा है कि बीजेपी ने बहुत सारे छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया है, और उनमें से एक दल है निषाद पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं संजय निषाद। उनके साथ अभी हाल में गठबंधन हुआ था, लेकिन संजय निषाद को अपना राजनीतिक हिस्सा कैसे लिया जाए वो उनको अच्छे से पता है, और इसलिए उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भगवान राम का जन्म निषाद परिवार में हुआ था। वो दशरथ के पुत्र नहीं है, बल्कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के बेटे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बयान से बीजेपी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई है। बीजेपी को ये नहीं पता कि वो क्या कहे, क्योंकि उन्हीं की सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी। और उन्होंने कहा कि साथ में संजय निषाद ने ये कहा कि जो निषाद समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी के लिए वोट तब तक नहीं देंगे जब तक कि बीजेपी निषाद समाज को आरक्षण नहीं देती। और साथ में संजय निषाद ने यह भी कहा कि बीजेपी को अपना वादा पूरा करना होगा, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स संजय निषाद की शुरू हो गई है बीजेपी के ऊपर। कितनी सीटों का बंटवारा होगा, क्या होगा, ये उसी दिशा में चलती हुई एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। और लेकिन इसको लेकर विपक्षी दल अब काफी सक्रिय हो गए हैं। एआईएमआईएम के चीफ जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कहा है कि अब मोहन भागवत बताएं, क्योंकि वो डीएनए की बात करते हैं, तो मोहन भागवत बताएं कि क्या सत्यता है, और अगर उन्हीं के सहयोगी दल इस तरीके की बात कर रहे हैं तो क्या भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। और साथ में धर्मेंद्र प्रधान जो यूपी के इंचार्ज हैं, उन्होंने इस बात को ठंडा करने के लिए कहा कि देखिए अब जल्दी से मछुआरे समुदाय का एक सम्मेलन होगा, जिसमें कि निषाद पार्टी और अपना दल के लोग आएंगे, और हम सब एक हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उधर एसपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आशुतोष वर्मा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ आते ही और निषाद अब राम रहीम की बात करने लगे, ये उनको शोभा नहीं देती। साथ में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि योगी जी माँ सीता का अपमान करते हैं, हनुमान को दलित बताते हैं। और अब उन्हीं के जो सहयोगी दल हैं वो ये कहते हैं कि देखिए भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं बल्कि श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। तो एक अजीब सा विवाद खड़ा कर दिया है, लेकिन ये विवाद कम बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा है। ये दबाव की राजनीति है, ताकि संजय निषाद अपनी पार्टी के लिए जो नंबर ऑफ सीट से वो लड़ेंगे, सीटों के बंटवारे में इस प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, आरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि निषाद पार्टी को
आरक्षण मिल सके, जो आरक्षण की डिमांड उन्होंने रखी है। क्या इस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे बीजेपी सरेंडर करेगी? क्योंकि बीजेपी ने यूपी में सर्वाइव करने के लिए इन छोटी छोटी पार्टीज के साथ गठबंधन किया है ताकि वो यूपी में सत्ता में बने रहें। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए अगर इन सहयोगी दलों की डिमांड बीजेपी नहीं मानती है और बीजेपी कितना इनको अकोमोडेट करेगी, कितना इनके साथ एडजस्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर वो अकोमोडेट नहीं करेगी तो ये गठबंधन टूट भी सकता है। तो बीजेपी के आगे चुनौती है, मजबूरियां हैं कि इन छोटे दलों को कैसे वो एडजस्ट करेगी। लेकिन फिलहाल संजय निषाद ने एक बिल्कुल जो एक पेंडोरास बॉक्स है, कैन ऑफ वर्म्स है, वो खोल दिया है। और निषाद समाज को क्या बीजेपी आरक्षण देगी? और ये एक बात का प्रतीक भी है कि यूपी के चुनाव में जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है उससे ज्यादा सक्रिय इस समय जाति, धर्म और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। आपने देखा था किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों और गुर्जर के बीच में राजा मिहिर भोज को लेकर राजनीति हो रही थी। तो उसी तरीके से अब संजय निषाद की जो पार्टी है वो निषाद समुदाय के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए भी लड़ रही है। लेकिन इन छोटी पार्टीज की जो आइडेंटिटी है उसको लेकर बीजेपी कितना अकोमोडेट करेगी, ये बीजेपी की मजबूरी और चुनौती है, जैसा मैंने कहा। और यूपी का चुनाव रोचक जरूर होगा इन सारी पॉलिटिक्स को देखते हुए। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं बिहार में जहरीली शराब से जो हाल में दिवाली के दिन जो मौतें हुई थी उसको लेकर एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। और ये जो पूरा दृश्य है ये जुड़ा हुआ है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल से। संजय जायसवाल ये जो 13 लोगों की मौतें हुई थी उनके पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गए और उन्होंने मुआवजे के तौर पर सारे पीड़ित परिवारों को एक लिफाफे में 500 रुपए के 10 नोट भरकर दिए, बाकायदा बतौर मुआवजे के तौर पर। गांव वाले जिनके जो कि बहुत गुस्से में थे कि जिस तरीके से जहरीली शराब को लेकर गांव में मौतें हुई हैं, तो वो गुस्से में थे और उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से कहा कि आप इस लिफाफे को खोलिए। उस लिफाफे को जब खोला गया तो उसमें 500 की 10 नोटें पाई गई और उन नोटों को देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। संजय जायसवाल को वहां से भागना पड़ा और जो उनके समर्थक थे उन पर पत्थरबाजी भी उन गांव वालों ने की। उनको लगा कि इन मौतों की जो ये जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं उनकी हंसी उड़ाने आए हैं ये बीजेपी के नेता और मुआवजे के तौर पर केवल 5,000 रुपए देने की कोशिश कर रहे हैं। और गांव वालों का ये भी कहना है कि ये जो मौतें हुई हैं इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है वो जिम्मेदार है और जो जहरीली शराब बनाने वाले जो निर्माता हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनको इस बात का पता था कि इस तरीके की जहरीली शराब बनाई जा रही है, उसका जब लोग सेवन करेंगे तो उससे मौतें होंगी और इसके लिए प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये जो बड़े सवाल हैं ये सामने लोगों के खड़े हैं कि इस समय बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है बिहार में उसके लिए शराबबंदी का नारा जो नीतीश कुमार ने दिया था वो शराबबंदी का नारा बिल्कुल फेल हो गया है। और शराबबंदी के चलते नकली और देसी शराब जो बन रही है, जहरीली शराब बनाई जा रही है और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से और लोग इसका सेवन कर रहे हैं। तो जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, नेता हैं, इन सब की मिली भगत से ऐसा लग रहा है कि ये काम हो रहा है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर नीतीश कुमार अब क्या जवाब देंगे? लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर प्रशासन को यह बात पता था कि इस तरीके के लोकल मैन्युफैक्चरर्स जहरीली शराब बनाकर बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं, क्या उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी? शराबबंदी के नारे का क्या हुआ? आज वो सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल बिहार के लोग जहरीली शराब से ग्रसित है, एक नहीं बल्कि कई जिलों से ये खबरें आ रही हैं। और ये जो पूरा नेक्सस है कि किस तरीके से जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल प्रशासन, स्थानीय नेता, सबकी मिली भगत से इस तरीके की जहरीली शराब का जो धंधा है वो पनप रहा है और प्रशासन इस पर बिल्कुल चुप है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि बीजेपी के नेता 5,000 रुपए लिफाफे में लेकर जाते हैं उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। क्या जान लोगों की इतनी सस्ती है? क्या मुआवजे के तौर पर आप जाकर और 5,000 का लिफाफा पकड़ाकर क्या आप ये सोच रहे थे कि आप गांव वालों का मुंह बंद करा देंगे? तो आज लोग, जो जनता है गांव की, उसी ने आज संजय जायसवाल जैसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। बड़े शर्म की बात है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है।
फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल नए नए गठबंधन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं बात कर रही हूं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और उनके जो नेता हैं जयंत चौधरी की, जिन्होंने कल शामली में इस चीज को साफ किया कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो उनकी बातचीत है वो फाइनल स्टेज में है, यानी कि जो सीट शेयरिंग होगी, सीटों का जो समझौता होगा वो किस तरीके से होगा, वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है। और जो लोग अभी तक आस लगा रहे थे, क्योंकि हाल में ही अभी जयंत चौधरी की मीटिंग प्रियंका गांधी से हुई थी, दोनों नेता जो चार्टर्ड प्लेन है छत्तीसगढ़ सरकार का उसमें बैठकर गए थे, तो लोगों ने सोचा कि शायद आरएलडी का गठबंधन कांग्रेस से होगा। लेकिन क्योंकि अब जयंत चौधरी ने इसको साफ किया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो वो अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, एक बड़ा सेटबैक है। क्योंकि कांग्रेस ये सोच रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर आरएलडी का काफी डोमिनेंस है, काफी उनका बोलबाला है, तो कम से कम कांग्रेस उन सीटों पर कब्जा कर लेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का है, और ये भी शो करता है, ये इस बात का भी संकेत है कि जो एक क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के रूप में, एक राजनीतिक विकल्प के रूप में जो कांग्रेस सपना देख रही थी, वो कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी उभर रही है एक बतौर राजनीतिक विकल्प के रूप में, जिसके साथ छोटी पार्टीज गठबंधन करना चाहती हैं। यानी कि कांग्रेस के साथ आरएलडी गठबंधन नहीं करना चाहता है। तो अब ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? प्रियंका गांधी ने काफी कोशिशें की हैं लखीमपुर खीरी, और पिछले 1 साल से उनकी कोशिश रही है कि किस तरीके से राजनीति को उत्तर प्रदेश में जिंदा रखा जाए। लेकिन आरएलडी का कांग्रेस के साथ न आने का मतलब है कि एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए फिर से, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का पता है कि वो अपने दम पर सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती, उतना दमखम इस समय कांग्रेस के पास नहीं है। तो आरएलडी अब क्या करेगा, कैसे करेगा समाजवादी पार्टी के साथ? लेकिन एक जो दौर हमने देखा था 2013 के पहले, जिस तरीके से जाट मुसलमान ये सब साथ में आए थे, लेकिन जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए उसमें ये जो समुदाय था ये बिखर गया था। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद ये जो पूरी जो किसान समुदाय है, जाट मुसलमान, ये सारे एकजुट हो गए। अगर आपको याद हो तो मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी उसमें राकेश टिकैत ने एक नारा दिया था, अल्लाहू अकबर और जय महादेव, यानी कि इन सारे समुदायों को साथ लाने की बात थी। तो जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जयंत चौधरी साथ में आएंगे तो ये जो गठबंधन बनेगा, इससे जो चुनावी समीकरण है वो बदल सकते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर किसान आंदोलन बहुत सक्रियता से चल रहा है, वहां पर बीजेपी को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अगर ये जो छोटी छोटी पार्टीज के साथ अखिलेश यादव जो गठबंधन चला रहे हैं, अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें ये गठबंधन खड़ी कर दे। अब देखना ये होगा कि आगे का जो पूरा कैंपेन है उसका नैरेटिव कैसे बनाते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव बहुत देर में सक्रिय हुए हैं, लेकिन जिस तेजी से अब उन्होंने सक्रियता दिखाई है ये उन्हें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। तो देखना ये होगा कि आरएलडी के साथ इस समाजवादी पार्टी का साथ आना क्या कुछ गुल खिलाता है, क्या वो चुनावी समीकरण बीजेपी के लिए बदल सकता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी ये देखने वाली बात है। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा साथ हिंदी पर। थैंक यू सो मच।